गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत राणा अरोरा है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ सिफार फर्टिलिटी बेस्ड इन गुड़गांव। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आईवीएफ और आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आईवीएफ एक ऐसा शब्द है, जब वो सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा इसमें, बहुत सारे सवाल उठते हैं उसमें। आईवीएफ अक्सर माना जाता है कि एक लास्ट रिजॉर्ट है प्रेगनेंसी अचीव करने का, और शायद बात भी सही है। इसलिए इससे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बट इसको हम सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम आईवीएफ ऑप्शन उनको देते हैं जिनमें कि नेचुरल चांसेस कम हो गए हैं, या हम आईयूआई बहुत बार कर चुके हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं कि अब आईवीएफ करें। या कभी कभी किसी पेशेंट को हम डायरेक्टली भी आईवीएफ एडवाइस करते हैं, जिसमें कि सपोज स्पर्म फैक्टर है या एग फैक्टर है, तो वो डायरेक्टली भी करते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसको पहली बार सक्सेसफुल करने में? दूसरा सवाल मैं कहूँगी कि अक्सर जब पेशेंट्स आते हैं आईवीएफ का डिस्कशन करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आता है कि कितनी बार आईवीएफ करेंगे तो सक्सेसफुल होगा। तो हम ये कहते हैं कि कोशिश तो यही करनी चाहिए कि पहली बार हो। इसलिए उसको हम पहली बार करने के लिए क्या कर सकते हैं कि पूरे कंडीशन को अंडरस्टैंड करें कि हम आईवीएफ कर क्यों रहे हैं। जो चीज़ें होती हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 4 चीज़ें, एक एग, एक स्पर्म, एक फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस। इन चारों चीज़ों को स्टडी करें अच्छे से और एक बैकग्राउंड चेक करें हमारे पेशेंट्स का कि उनका स्ट्रेस फैक्टर कैसा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं। अगर हम होलिस्टिकली एक पेशेंट को स्टडी कर लेते हैं, सो आई थिंक वी कैन अचीव आईवीएफ इन फर्स्ट गो। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आईवीएफ को समझें कि आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब प्रेगनेंसी बॉडी में बनती है तो एक प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, जिसमें कि एग और स्पर्म्स फर्टिलाइज होते हैं एक फीमेल बॉडी की फेलोपियन ट्यूब में। अब आईवीएफ में हम क्या करते हैं, वही फर्टिलाइजेशन हम बाहर लैब में करते हैं, इसलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी भी है। सो एग्जैक्टली क्या होता है इसमें हम जब एक फ़ीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो हम उनको बुलाते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं और उनको एग ग्रोथ के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो कि 10 से 12 दिन चलते हैं। उस दौरान उनके अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, ये देखने के लिए कि उन इंजेक्शंस का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो एग्स ग्रो हो रहे हैं उनको हम बाहर निकालते हैं। नेचुरली वो अंदर रप्चर होते हैं, लेकिन आईवीएफ में हम उन एग्स को बाहर निकालते हैं। और जिस दिन हम एग्स को बाहर निकालते हैं उसी दिन हम अपने मेल जो पार्टनर होता है उनका फीमेल का, उनको कहते हैं कि वो अपना स्पर्म दें। तो ये जो स्पर्म और एग हमारे पास जब आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डे 0 ऑफ फर्टिलाइजेशन, हम उनको फिर एम्ब्रियोलॉजी लैब में मिक्स करते हैं। एंड देन उसके बाद जो बनता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो यानी कि फर्टिलाइज्ड एग। एक एग के अंदर स्पर्म के फर्टिलाइज होने को हम एम्ब्रियो कहते हैं। उस एम्ब्रियो को हम फिर लैब में इंक्यूबेटर्स में ग्रो करते हैं 3 से 5 दिन। 5वां दिन जो डेवलपमेंट का स्टेज होता है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस स्टेज। तो ये जो एम्ब्रियो बने हैं इनको हम वापस फीमेल यूट्रस में हम डाल देते हैं, या तो सेम साइकिल में जिसको हम कहते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, या फिर अगले साइकिल में जिसको हम कहते हैं फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। सो एक आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये सारे पैरामीटर्स को ठीक करके चलें एंड देन वी स्टार्ट द प्रोसीजर। सो अब आईवीएफ सक्सेस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमने समझ लिया कि क्लिनिकली एग्जैक्टली होता क्या है आईवीएफ में। तो अब सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं कहूँगी कि हमें 3 चीज़ों पे खास ध्यान रखना है। क्लिनिकल असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और एक मेंटल हेल्थ, मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 3 जब कवर हो जाएंगे, जब आप रेडी फील करोगे, विच मीन्स येस
hopefully we are aiming for a successful cycle. So let's understand about the पहले lifestyle modifications. हम क्या क्या कर सकते हैं. हमें ये पता है कि हमारी पूरी बॉडी में एक सर्कुलेशन एडिक्वेट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ना ही वो हेल्प करता है हमारी मेडिकेशंस एब्जॉर्प्शन में, बेटर एब्जॉर्प्शन में, बट ऑल्सो इट हेल्प्स कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो इफ़ेक्टिवली दे वर्क बेटर इफ़ द सर्कुलेशन इज़ बेटर. और सर्कुलेशन बढ़ाने के तरीके क्या है? वॉक करिए, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स रोज़ वॉक इज़ इम्पॉर्टेंट. इनकल्केशन ऑफ योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब चीज़ें हमारी वैस्कुलरिटी को बढ़ाती हैं. तो आपको एम करना है कि आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में द वैस्कुलरिटी ऑफ द बॉडी शुड इंक्रीज ईदर बाय वॉकिंग, बाय योगा और बाय मेडिटेशन. अब हम डाइट पे आएँ. अक्सर ये सबसे कॉमन सवाल होता है कि कौन सी डाइट बेस्ट है. अगर मैं कहूँ कि एक डाइट कोई बेस्ट नहीं है, इट्स अबाउट द कंप्लीट बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? स्पेशली इफ़ समबडी इज़ अंडरगोइंग IVF. बैलेंस डाइट का मतलब होता है फर्टिलिटी प्रोसेस में कि हमारा एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, हमारा एडिक्वेट हाइड्रेशन होना चाहिए और हमें थोड़े से प्रोबायोटिक्स भी लेने चाहिए. अब लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रोटीन्स किस में होते हैं. प्रोटीन्स हमारी नॉर्मल दाल में होते हैं, चिकन फिश में होते हैं, एग में होते हैं, पनीर में होते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाइड्रेशन हम कैसे ले सकते हैं? हम पानी पी सकते हैं, हम जूसेस ले सकते हैं, फ्रेश जूस, हम कोकोनट वाटर ले सकते हैं, हम जितना हो सके कर्ड, योगर्ट, छाछ का इस्तेमाल करें. प्लस इसके अलावा जनरली हमें राइस का इंटेक कम करना चाहिए. होल व्हीट की चपातीज़ या मल्टीग्रेन की चपातीज़ का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए. सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट का एक चार्ट बनवा लें सो दैट इट हेल्प्स यू विद अ बेटर आउटकम. तीसरी चीज़ क्लिनिकली बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको हम असेस करें बिफोर अंडरगोइंग एनीथिंग. उसके लिए बहुत सारे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, एक मेल पार्टनर का स्पर्म चेक होता है, कभी कभी हम DFI भी चेक करवाते हैं जिसको हम DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कहते हैं. सो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस आई वुड से वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. हर पेशेंट का एक अलग केस होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. बट अगर मैं दो चीज़ें देखूँ, लाइफस्टाइल और डाइट, वो कॉमन है. और तीसरी जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ. एक साइकोलॉजिकल इनपुट होना किसी का, ईदर साइकोलॉजिस्ट का या फिर आपके डॉक्टर का, या कई बार जूनियर डॉक्टर्स होते हैं या आपका स्टाफ होता है सेंटर का. दे ऑल हेल्प यू एंड सपोर्ट यू, बेसिकली हैंड होल्डिंग करते हैं. और ख़ास करके सिफार में मैं प्राउडली कहूँगी कि ये हैंड होल्डिंग बहुत, इस चीज़ को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है. जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है, सबसे पहले हम उसको साइकोलॉजिकली असेस करते हैं बाय सर्टन स्कोर्स. उनसे एक फॉर्म भरवाते हैं कि आपका अंडरलाइंग स्कोर क्या है. उससे हमें आइडिया हो जाता है कि उनको कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है. बिकॉज हम ब्लाइंडली इन सपोर्ट ना दें, जहाँ पे ज़रूरत है, नीड है, और नीड बेसिस पे करें. तो वो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है. अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस्ड अप हो किसी एरिया में, सिचुएशन में, स्पीक टू योर डॉक्टर. बिकॉज हर अच्छे सेंटर पे साइकोलॉजिस्ट ज़रूर होते हैं. आप उनकी हेल्प लें, उनसे मिलें, उनके सेशंस लें टू मेक योर सक्सेसफुल एंड IVF जर्नी अ वेरी प्लेजेंट एंड अ सक्सेसफुल जर्नी. अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक क्लिनिकल सिचुएशंस की और हम उनको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. पहला स्टेप IVF का होता है ओवरीज को स्टिमुलेट करना. ओवरीज का स्टिमुलेशन IVF में जनरली इंजेक्शंस के साथ होता है. सो वो जो प्रोटोकॉल्स बनते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. बिकॉज प्रोटोकॉल्स बहुत तरह के हैं, शायद हर डॉक्टर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है. बट उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वॉल्व रहें. आप अपने डॉक्टर से पूछें कि कौन सा प्रोटोकॉल मिल रहा है, शॉर्ट प्रोटोकॉल मिल रहा है, लॉन्ग प्रोटोकॉल मिल रहा है. इंजेक्शंस भी दो तरह के होते हैं, रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस होते हैं या यूरिनरी बेस्ड इंजेक्शंस होते हैं. सो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सब चीज़ें हमारे एग क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमारा स्पर्म काउंट कैसा है. कि स्पर्म काउंट अगर इनएडिक्वेट है तो क्या हम मेडिकेशन से उसको इम्प्रूव करें, या फिर हम लेबॉरेटरी में स्पेशल प्रोसीजर्स यूज़ करें, जिसको मैं डिस्कस करूँगी अभी थोड़ी देर में, कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं टू मेक द स्पर्म हेल्दी. बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको मेडिकेशंस एटलीस्ट कुछ लें साथ में, ताकि वो ऑप्टिमाइज़ हो. तीसरी चीज़ ये होती है कि हम यूट्रस को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें एडिक्वेटली,
कि वो इम्प्लांटेशन प्रोसेस कर सके। यूट्रस के चेक के लिए हम हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं कभी कभी। एक रिसेप्टिविटी चेक होता है, विंडो का चेक, जिसको हम कहते हैं विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन चेक, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सब सवाल अगेन इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट्स में सिर्फ हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ती है, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिसमें हमें रिसेप्टिविटी विंडो का चेक भी करना पड़ सकता है। सो 3 पैरामीटर्स आई वुड से कि सब इम्पॉर्टेंट हैं। स्टिमुलेशन का प्रोटोकॉल सही होना, स्पर्म एडिक्वेट होना, और यूट्रस का लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग सही होना। जो आपका स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल है जनरली हम 10 से 12 दिन के लिए देते हैं। तो अगेन उसमें अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उसमें ब्लड चेक होता है, ये देखने के लिए कि ये पर्टिकुलर इंजेक्शन आपको कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर वो डोज एडिक्वेट नहीं है तो हम डोज को बढ़ा देते हैं। सो ये सब चीज़ें आपका अपने ट्रीटमेंट के साथ इन्वॉल्व रहना और सवाल पूछना अपने डॉक्टर से, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स विच कैन गिव अ गुड प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रेट। अगर हम उस पर अब नेक्स्ट पे आएँ कि नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा क्लिनिकल लैब, एम्ब्रियोलॉजी लैब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। उसमें क्या होता है, हमारी हैंडलिंग होती है एग और स्पर्म्स की, जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो आपका लैब में जो एक सर्टन एनवायरनमेंट होता है, बिकॉज हमें लैब में एनवायरनमेंट बॉडी के साथ मैच करना होता है, बिकॉज जो बॉडी में प्रोसीजर हो रहा है हम उसको बाहर कर रहे हैं। तो एक बहुत ज़रूरी है कि एक लैब जो है हमारी सही हो, वो स्टैंडर्ड्स मीट कर रही हो इस प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। हमारे बहुत सारे चेक्स होते हैं, हम VOC चेक करते हैं, हम ह्यूमिडिटी लेवल्स चेक करते हैं, हम टेम्परेचर लेवल्स चेक करते हैं, हम CO2 लेवल चेक करते हैं, हम ऑक्सीजन लेवल्स, नाइट्रोजन लेवल्स चेक करते हैं कि हमारी लैब की कंडीशन कैसी है। बिकॉज जिस लैब ने एक एम्ब्रियो बनाना है उस लैब का एनवायरनमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ ज़रूरी होती है इंक्यूबेटर्स, जहाँ पे एम्ब्रियोज़ को हम बना के रखते हैं। बिकॉज जो उसको आप कह लीजिए सही मात्रा में गैसेस देते हैं, CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक क्लीन एनवायरनमेंट देते हैं, वो इंक्यूबेटर्स सही होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट कि कौन इस प्रोसीजर को कर रहा है, कौन हैंडल कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। चौथा प्रोसीजर होता है कि अगर ये सब एक नॉर्मल चीज़ें हैं, बट कई बार हमें एडवांस चीज़ें ये ज़रूरत करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं टाइम लैप्स, जिसमें कि एक स्पेशल टेक्निक होती है कि एम्ब्रियोज़ को अंदर ही सब कुछ मॉनिटर होता है, उसके साथ स्क्रीन लगी होती है, तो हमें एम्ब्रियोज़ को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको देखने के लिए। तो वो वहीं पे हमारे स्क्रीन पे ही आ जाते हैं कि हमारे एम्ब्रियोज़ कैसे बढ़ रहे हैं। सो ये सब एडवांस चीज़ें भी अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, हम कभी कभी जेनेटिक टेस्ट करते हैं तो उसके लिए लेज़र होना चाहिए। फिर हम कभी कभी लेज़र असिस्टेड हैचिंग भी करते हैं। तो ये सब एडवांस्ड हैं, बट एक बेसिक लैब में उसका एनवायरनमेंट, उसका टेम्परेचर कंट्रोल, उसमें इंक्यूबेटर्स कैसे हैं, उसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसा है, ये सब आप पता करके ही आगे बढ़े, बिकॉज दे आर लिंक्ड टू अ सक्सेसफुल IVF आउटकम। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। जब हमारे एम्ब्रियोज हमारे लैब में बन जाते हैं, वी हैव टू ट्रांसफ़र दीज एम्ब्रियोज इनटू द यूट्रस। सो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब ये टेक्निक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके सर्टन स्टेप्स होते हैं। बिकॉज इसके लिए भी, जैसे अगर हम डॉक्टर्स को देखें, एक हमारा ट्रेनिंग लॉग बुक बनता है कि हमें सर्टन नंबर ऑफ केसेस कर लेने चाहिए बिफोर अ पर्सन कैन डू, अ डॉक्टर कैन डू अ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। सो इसलिए हम डॉक्टर्स भी वो बहुत एक ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं बिफोर वी डू द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो वो देखना ज़रूरी है कि आपका डॉक्टर कौन है। सेकेंडली ये होता है कि एम्ब्रियो क्वालिटी कैसी बनी है लैब में। थर्डली ये होता है कि जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जिसने प्रेगनेंसी को लेना है, जिसने एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना है, वो कैसे बनी है। तो उसके लिए आपके रेगुलर स्कैन्स होते हैं, ये देखने के लिए कि उसकी थिकनेस कैसी है। सो जैसे हम कहते हैं कि एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो वो एडिक्वेट मानी जाती है कि वो मोस्ट लाइकली प्रेगनेंसी को ले सकती है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में देखें तो बहुत सारी कंडीशंस हैं कि विंडो खुली है कि नहीं खुली, कोई यूट्रस में पॉलिप तो नहीं है, कोई यूट्रस में फाइब्रॉइड तो नहीं है। ऑब्वियसली ये चीज़ें तो ठीक करके चलनी ही है, बट तो बेसिक जो है वो थिकनेस है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसी है। जब वो एंडोमेट्रियल थिकनेस रेडी हो जाती है तो एम्ब्रियोज लैब में लोड किए जाते हैं कैथेटर में,
और वो कैथेटर जेंटली यूट्रस के अंदर डाला जाता है और एम्ब्रियोज रिलीज़ किए जाते हैं। इसके लिए हमें फुल ब्लैडर चाहिए होता है। ये जनरली प्रोसीजर विदाउट एनेस्थीसिया होता है और बहुत क्लेanलीनेस और हाइजीनिक वे में होता है, बिकॉज एक डेलिकेट एम्ब्रियो एक फीमेल बॉडी में जा रहा है। सो ये सब चीज़ें डू अफेक्ट आवर सक्सेसफुल आउटकम। अगर हम देखें अब कि हमें सपोर्ट क्या चाहिए, अगर हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद एक एम्ब्रियो को चिपकाने के लिए, वैसे तो एम्ब्रियो की अपनी एक पोलैरिटी होती है, वो खुद ही अपनी जगह ढूंढता है यूट्रस के अंदर और चिपकता है, लेकिन हमें मेडिकेशंस का सपोर्ट देना चाहिए, बिकॉज एक अंदर एनवायरनमेंट सही बनाने के लिए ज़रूरी है वो मेडिकेशंस का सपोर्ट। तो मेडिकेशन के सपोर्ट को हम कहते हैं लूटियल सपोर्ट। उसमें जनरली प्रोजेस्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन एक हार्मोन होता है जिसका मेन रोल इम्प्लांटेशन में है। तो ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है कई तरीके के होते हैं, ओरल भी दिए जाते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में दिए जाते हैं, या वेजाइनल टैबलेट की फॉर्म में दिए जाते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं। अगेन ये केस टू केस वेरी करता है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। सब एक जैसे हैं, बट हम यहाँ पे एक स्पेशल मेजरमेंट्स करते हैं प्रोजेस्ट्रॉन की और उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल बनाते हैं। तो ये सपोर्ट मेडिकेशंस का जनरली 2 हफ्ते चलता है। आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2 हफ्ते के बाद हम टेस्ट करते हैं टू सी कि हमारा सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। सो ये जो 2 हफ्ते होते हैं, ये जर्नी बड़ी टफ होती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, बिकॉज़ ये एक वेट एंड वॉच मैकेनिज़्म है। इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। मेडिकेशंस टाइम पे ले सकते हैं, हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, और हम अपनी लाइफस्टाइल को एडिक्वेटली रखें विद डाइट एंड जेंटल वॉकिंग। सो दिस ऑल कैन हेल्प अस टू अचीव अ गुड आउटकम।